नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 28 जून 2022 के डेली न्यूज एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। कौन कौन सी न्यूज है? तो 26/11 का जो मास्टरमाइंड था साजिद मीर, इसको अरेस्ट किया गया है, कॉन्विक्ट किया गया, और इतनी तेजी में किया गया, इससे साफ साफ पता चल रहा है कि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के लिए पाकिस्तान बिल्कुल बलबलाया हुआ है। तो एकदम से पहले जो साजिद मीर जो डेड डिक्लेयर्ड था पाकिस्तान के अंदर, वो जिंदा भी हो गया, अरेस्ट भी हो गया, 3 हफ्ते में उसका कन्विक्शन भी हो गया, अब जेल में है। तो इस न्यूज को देखेंगे। फिर नाटो ने बोला है कि जो इनकी इमरजेंसी रिस्पांस फोर्स है, इसके नंबर को 40,000 से बढ़ा के 3 लाख करेंगे। इस न्यूज को देखेंगे। फिर इंडिया की जो गिग वर्क फोर्स है, जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, ये 2029-30 तक 2.35 करोड़ हो जाएंगे, ऐसा नीति आयोग की स्टडी बोलती है। वर्ल्ड बैंक ने $250 मिलियन का लोन अप्रूव किया है रोड सेफ्टी के लिए। G7 कंट्रीज ने बोला कि जितना हो सकेगा उतना हम यूक्रेन की मदद करेंगे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने G7 समिट में भाषण देते हुए बोला कि जितनी एनर्जी की जरूरत अमीरों को है उतनी गरीबों को भी है। तो यहां पे गरीब जनता को आप इग्नोर कर दो और अमीर जनता की एनर्जी नीड्स का ध्यान रखो, ये एक सही अप्रोच नहीं है। तो इतनी न्यूज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, दोस्तों चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूं, आपके मैसेजेस के जवाब देता हूं। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको लेक्चर की पीडीएफ साथ साथ लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं दोस्तों, प्रोस्क्राइब। प्रोस्क्राइब मतलब फॉरबिड, स्पेशली बाय लॉ, डिनाउंस और कंडेम्ड। बेसिकली आप कहो कि उसको अलग हटा दिया, कंडेम कर दिया, उसको मतलब सेग्रीगेट कर दिया, उसको यहां आने से ही रोक दिया। तो प्रोस्क्राइब कर दिया मतलब लॉ से ही उसको बैन करवा दिया, मतलब तुम साइड हटो। जैसे स्ट्राइक्स रिमेन प्रोस्क्राइब्ड इन आर्म्ड फोर्सेस, बेसिकली आर्म्ड फोर्सेस में ये चीजें आपको नहीं करनी है, प्रोस्क्राइब्ड है, मना है। ठीक है भाई। चलिए, पहली न्यूज, 26/11 प्लानर साजिद मीर वॉज अरेस्टेड एंड कन्विक्टेड विद इन वीक्स। तो भैया लश्कर ए तैयबा का डेप्यूटी चीफ और 26/11 मुंबई टेरर अटैक्स का प्लानर साजिद मीर, इसको पाकिस्तान की एंटी टेररिज्म कोर्ट ने लाहौर के अंदर टेररिज्म फाइनेंसिंग चार्जेस के अंदर ट्राई किया। एक स्पीडी ट्रायल चला, 3 हफ्ते के अंदर इसको सजा सुना दी गई। यह पर्टिकुलर इंडिविजुअल दिसंबर 2021 तक पाकिस्तान बोल रहा था कि मर चुका है, लेकिन एकदम से वो जिंदा हुआ। 21 अप्रैल 2022 को उसको अरेस्ट किया गया, उसको कन्विक्ट किया गया 26 मई 2022 को। मतलब कन्विक्ट का मतलब क्या हो गया, एकदम उसको लीगली, कन्विक्ट का मतलब लीगली कोर्ट में सजे खड़े होकर उसको सजा सुना दी गई। अब इससे पता चलता है पाकिस्तान के डबल स्टैंडर्ड्स दोस्तों। 3 दिन बाद मीटिंग होने वाली थी यूएस के ऑफिशियल्स के साथ, और फिर उसके 1 महीने बाद फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की मीटिंग होने वाली थी, और इनमें डिस्कस होना था कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालना है कि नहीं निकालना है एफएटीएफ की। तो इन मीटिंग्स में अपनी परफॉर्मेंस को दिखाने के लिए पहले साजिद मीर, जो कि मर चुका था पाकिस्तानी रिकॉर्ड के हिसाब से, उसको एकदम से जिंदा किया और उसको सजा सुना दी 15.5 साल की। तो इससे क्या पता चलता है? इससे क्लियरली पाकिस्तान के डबल स्टैंडर्ड्स पता चलते हैं कि पाकिस्तान टेररिस्ट को हार्बर करता है और उसके बाद उनको बचाने की कोशिश करता है। अब चूंकि इनको ग्रे लिस्ट से निकलना है, तो मरे हुए टेररिस्ट यहां पे जिंदा हो जा रहे हैं। अभी के लिए लाहौर की कोट लखपत जेल में 15.5 साल मौत की सजा, मतलब ओवरऑल प्रिजन सेंटेंस सर्व करेगा ये साजिद मीर। एकदम क्वाइटली इस पर्टिकुलर पूरे के पूरे आप कह लो प्रोसेस को चलाया गया पाकिस्तान के द्वारा। पाकिस्तान को पता है कि ये जो ट्रायल चल रहा था साजिद मीर का, अगर इसकी खबर इंडिया तक पहुंच जाती तो इंडिया इंटरनेशनली डिनाउंस करता पाकिस्तान को, करना भी चाहिए, पाकिस्तान के काम ही ऐसे हैं। अभी तक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया, पर डेफिनेटली एफएटीएफ की मीटिंग में इंडिया इस चीज को पॉइंट आउट करेगा। ये जो साजिद मीर है, जिसका नाम साजिद मजीद चौधरी भी है, इसको पाकिस्तान के एंटी टेरर एक्ट एटीए 1997 के अंदर ट्राई किया गया है। 6 महीने की इसकी सजा मिली है एलईटी का मेंबर होने के लिए। 8 साल की इसको सजा मिली है फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंशिंग एंड प्रॉपर्टी टू ऑर्गेनाइजेशन। 7 साल की सजा मिली है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट देने के लिए, टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए। 4,20,000 पाकिस्तानी रुपए का इसको फाइन भी लगाया गया, लगभग $2,000 का। ओके, तो प्रोसिक्यूशन एविडेंस और सर्कमस्टांसेस बिल्कुल क्लियरली आप देख सकते हो कि साजिद मीर के अगेंस्ट थे। साजिद मीर एकदम से जिंदा हुआ और ओवरऑल यहां पे इसको सजा भी सुना दी गई। ये कब हुआ भाई? 19 मई को पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन के साथ मिल रहे थे न्यूयॉर्क में। इस मीटिंग के 3 दिन पहले ये सजा यहां पे सुनाई गई साजिद मीर को। अब ऑब्वियस सी बात है, देखिए ये जो पाकिस्तान की नई एडमिनिस्ट्रेशन है, अपने आप को बिल्कुल टेररिस्ट की आइडियोलॉजी के अगेंस्ट बोल रही है, बट क्या गारंटी है कि ग्रे लिस्ट से हटने के बाद इन्हीं टेररिस्ट को सपोर्ट नहीं करेंगे? इसकी कोई गारंटी नहीं है। हमेशा से पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि थोड़ा बहुत टेररिस्टों को सजा देते हैं और बाद में उनको ही बढ़ावा देते हैं। तो अभी के लिए ऐसा बताया जा रहा है कि यूएस और इनकी जो 5 एलाइज है, 5 आइज नेटवर्क के, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड,
और बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज यहाँ पे शायद पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकलवा दें अक्टूबर तक। अगस्त में एक साइट विजिट भी होगी इस्लामाबाद के अंदर, जहां पे एक्चुअली में ग्राउंड पे जाके देखा जाएगा कि सच में सजा दी गई है या नहीं दी गई है। साजिद मीर के ऊपर इल्जाम है कि लश्कर तैयबा के रिक्रूट्स को लेके आता था, इंटरनेशनल टेरर अटैक्स कंडक्ट करता था। अभी के लिए दो और लोग हैं, जैश ए मोहम्मद का चीफ मसूद अजहर और उसका भाई रौफ असगर। इनके ऊपर भी पाकिस्तान हो सकता है कोई एक्शन ले अपने आप को पूरी तरीके से ग्रे लिस्ट से निकलवाने के लिए। साजिद मीर ने दोस्तों किया क्या था, तो 26/11 मुंबई अटैक्स इसने करवाए थे। अजमल कसाब को ट्रेनिंग देना, डेविड हेडली को मुंबई भेजना ताकि सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस की फोटो ली जा सके और ओवरऑल टेरर अटैक्स को प्लान किया जा सके, ये सब किया था साजिद मीर ने। साजिद मीर यूएस फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की मोस्ट वांटेड लिस्ट में, इसके ऊपर $5 मिलियन का इनाम भी है। इसके बहुत से नाम है, साजिद मजीद, इब्राहिम शाह, मोहम्मद वसीम, वसी, खली, बहुत अलग अलग प्रकार के नाम है। हालांकि अभी भी साजिद मीर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की 1267 लिस्ट ऑफ डेजिग्नेटेड टेररिस्ट में नहीं आता है, बट फिर भी ओवरऑल इसका नाम बहुत सारे इंटरनेशनल टेरर केसेस में है। जैसे कि जो ब्लास्फेमस कार्टून के लिए डैनिश न्यूज़पेपर के ऊपर अटैक हुआ था, वहां पे भी इसका नाम आया था। ओके, फ्रांस में भी टेररिस्ट रिक्रूटमेंट में इसका नाम आया था। तो बहुत सारी जगहों पे आप कह सकते हो कि इसका नाम आ चुका है। जीएस पेपर 3 इंटरनेशनल रिलेशंस लिंक टू टेररिज्म में ये पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। फिर आगे बात करते हैं, इंडियाज गिग वर्कफोर्स विल ग्रो टू 2.35 करोड़ बाय 2029-30। नीति आयोग का यह बोलना है कि इंडिया की गिग वर्कफोर्स 2029-30 तक 2.35 करोड़ हो जाएगी। 2020-21 में यह नंबर नीति आयोग के द्वारा दिया जा रहा है 77 लाख, मतलब लगभग 9 से 10 साल में ये 77 लाख वर्कर्स हो जाएंगे 2.35 करोड़, ऐसा यहां पे बताया जा रहा है। इसीलिए नीति आयोग का यहां बोलना है कि सोशल सिक्योरिटी के लिए, पेड लीव के लिए, ऑक्यूपेशनल डिजीज और वर्क एक्सीडेंट इंश्योरेंस के लिए भारत सरकार को बहुत तेजी से काम करना पड़ेगा। प्लस गिग वर्कर्स में भी बहुत से सेग्रीगेशन किए गए। वैसे तो अगर आप गिग वर्कर्स को देखोगे तो आपको क्या समझ में आएगा, देखिए, एक तो वो वर्कर्स होते हैं जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होते हैं, एक वो वर्कर्स होते हैं जो एग्रीकल्चर के डोमेन के बाहर काम करते हैं। अब जो एग्रीकल्चर के डोमेन के बाहर काम करते हैं उसमें से कुछ वर्कर्स ऐसे होंगे जिनका कोई इंप्लॉय होगा, जो किसी इंप्लॉय के यहां पे जाके परमानेंट बेसिस पे काम कर रहे होंगे। जो डेली के बेसिस पे कैजुअली जॉब ढूंढते हैं उनको आप गिग वर्कर्स अगर बोलो तो उसमें भी दो प्रकार के वर्कर्स निकल के आएंगे। एक तो होते हैं प्लेटफॉर्म वर्कर्स, एक होते हैं नॉन प्लेटफॉर्म वर्कर्स। जैसे कि कोई बतासे का ठेला लगा रहा है, कोई चाट टिक्की का ठेला लगा रहा है, तो वो नॉन प्लेटफॉर्म बेस्ड वर्कर होगा। लेकिन अगर कोई ओला चला रहा है, कोई अर्बन क्लैप में प्लम्बर का काम कर रहा है, कारपेंटर का काम कर रहा है, तो उसको आप प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर बोलोगे। तो गिग वर्कर की भी अलग अलग कैटेगरीज यहां पे डिसाइड की जा रही। तो नॉन प्लेटफॉर्म गिग वर्कर्स में कैजुअल वेज वर्कर्स आते हैं, ओन अकाउंट वर्कर्स आते हैं। हालांकि आप देखो प्लेटफॉर्म बेस्ड वर्कर्स में कौन आते हैं, तो जो सॉफ्टवेयर एप्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म के हिसाब से काम करते हैं, जैसे कि अर्बन क्लैप हो गया, ओला हो गया, स्विगी पे डिलीवरी एजेंट्स हो गए, ये भाई प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स है। तो ये अलग अलग जो गिग वर्कर्स हैं इनको सेग्रीगेट किया जा रहा है और उस हिसाब से ओवरऑल प्लेटफॉर्माइजेशन किया जाए। पहले क्या होता था कि गिग वर्कर्स में दो ही कैटेगरी होती थी, एक फॉर्मल गिग वर्कर, एक इनफॉर्मल गिग वर्कर। अब यहां पे वर्कर में बहुत सारे नहीं, पहले वर्कर में फॉर्मल, इनफॉर्मल। फॉर्मल मतलब कोई जो बड़ी कंपनी में काम कर रहा है, इनफॉर्मल मतलब जिसके पास कोई सोशल सिक्योरिटी मेजर नहीं है। ये एक ब्रॉड डेफिनेशन थी। अब इनफॉर्मल वर्कर्स के अंदर बहुत सी कैटेगरी आ गई। एक तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व है, फिर नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में किसी प्लेटफॉर्म के साथ एसोसिएटेड हो, या कैजुअल वेज वर्कर हो। बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज यहां पे निकल के आ जाती हैं। तो इनको प्रॉपर तरीके से क्वांटिफाई करना, इनके लिए पेड लीव और बाकी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स को अवेलेबल करवाना, ये नीति आयोग ने बोला है। क्योंकि जो टोटल गिग वर्कर्स होंगे 2029-30 तक, वो होंगे 2.35 करोड़। फिर ये जो नीति आयोग की रिपोर्ट है ये बताती है कि 47% गिग वर्कर्स मीडियम स्किल्ड जॉब में, लगभग 22% गिग वर्कर्स हाई स्किल्ड जॉब में। हाई स्किल्ड जॉब मतलब आप कह सकते हो कारपेंटरी, कारपेंटर का काम करना आसान नहीं होता है, इसको आप हाई स्किल्ड गिग वर्कर जॉब बोल सकते हो। फिर 31% स्लो स्किल्ड जॉब्स में। तो बेसिकली जो मीडियम स्किल्स वाले गिग वर्कर हैं, इनका जो प्रपोर्शन नंबर है वो कम हो रहा है, और हाई स्किल्ड गिग वर्कर्स और लो स्किल्ड गिग वर्कर्स का जो प्रपोर्शन है वो बढ़ रहा है। 2020-21 की बात की जाए तो नॉन एग्रीकल्चरल जो वर्क फोर्स है हमारे देश की, उसमें 2.6% लोग गिग वर्क फोर्स है। ओके, और पूरे देश की ओवरऑल वर्क फोर्स का 1.5% गिग वर्कर्स है। और 2029-30 तक नंबर नीति आयोग के हिसाब से क्या हो जाएगा, तो नीति आयोग का बोलना है कि जो नॉन एग्रीकल्चर वर्कफोर्स होगी उसमें 6.7% गिग वर्कर्स होंगे और टोटल वर्कफोर्स का 4.1% गिग वर्कर्स होंगे।
ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक है नीति आयोग का। इस स्टैटिस्टिक्स को अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लीजिए, किसी भी जगह पे आप इसको लिख सकते हो। फिर ओवरऑल नीति आयोग यहां पे क्या बोल रहा है कि जैसे कि इंडिया के अंदर स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव चलाया गया, वैसे एक प्लेटफॉर्म इंडिया इनिशिएटिव चलाया जाना चाहिए। प्लेटफॉर्म इंडिया इनिशिएटिव मतलब वो गिग वर्कर्स जो किसी प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं, उनकी मदद करना, उनको हैंड होल्डिंग प्रोवाइड करना, फंडिंग सपोर्ट प्रोवाइड करना, स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड करना, उनके सोशल फाइनेंशियल इंक्लूजन को देखना, ये यहां पे जरूरी है। फिर अगर आप देखो तो बहुत सारे सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स हैं जो कि रीजनल रूरल कुजीन को, स्ट्रीट फूड को बेचते हैं, इनकी यहां पे मदद करना, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट इनके लिए अवेलेबल करवाना, वेंचर कैपिटल फंडिंग, ग्रांट्स और लोन इनके लिए अवेलेबल करवाना, क्योंकि इनके अंदर भी स्किल है। अब ओवरऑल साइड में कोई छोटा मोटा स्ट्रीट फूड का ठेला खोल के बैठा है, हो सकता है उसका स्ट्रीट फूड इतना टेस्टी है कि उसको रेस्टोरेंट चेन में कन्वर्ट किया जाए तो एक्चुअली में बहुत पैसा कमा ले वो इंडिविजुअल, लेकिन यहां पे उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के पास कुछ सुविधाएं अवेलेबल होनी चाहिए, और वो सुविधाएं ओवरऑल वेंचर कैपिटल फंडिंग, ग्रांट, लोन वगैरह से अवेलेबल करवाई जा सकती हैं। प्लस जेंडर सेंसिटाइजेशन और एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस प्रोग्राम, बेसिकली वो लेडीज जो कि गिग इकोनॉमी इन्वॉल्व है, उन लेडीज को एक एडिशनल सपोर्ट देना, और इन गिग वर्कर्स के पास सरकार ने क्या क्या एवेन्यूज अवेलेबल करवाए हैं, ये एवेन्यूज के बारे में गिग वर्कर्स को पता हो, तब जाके ये गिग वर्कर्स इन सारे बेनिफिट्स का लाभ उठा पाएंगे। जीएस पेपर 2-3 इंडस्ट्रियल पॉलिसी इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट और गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन में न्यूज आपको काम आएगी। अगली न्यूज है, वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया है $250 मिलियन का लोन रोड सेफ्टी के लिए। तो एक $250 मिलियन का लोन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मदद करने के लिए, ताकि रोड सेफ्टी प्रोग्राम्स हमारे 7 स्टेट्स में चलाए जा सके, खासकर पोस्ट क्रैश इवेंट से रिलेटेड। तो मान लो कहीं कोई क्रैश हुआ, तो जो एक पर्टिकुलर एक्सीडेंट हुआ उसका एक सिंगल एक्सीडेंट रिपोर्टिंग नंबर होना चाहिए, और फिर उस एक्सीडेंट के बाद कैसी इन्वेस्टिगेशन हुई, कितना इंश्योरेंस क्लेम डिस्पर्स हुआ, वो कार कहां बनने के लिए गई, इंसान के साथ क्या हुआ जो एक्सीडेंट में इन्वॉल्व था, ये सब कुछ आप पता कर सको एक सिंगल एक्सीडेंट रिपोर्टिंग नंबर से। कुछ इस प्रकार का सिस्टम यहां बनाया जा रहा है, सारे के सारे पोस्ट क्रैश इवेंट को एक एक्सीडेंट रिपोर्टिंग नंबर से पता किया जा सके। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को फंड कर रहा है वर्ल्ड बैंक। ये जो पर्टिकुलर इंडिया स्टेट सपोर्ट प्रोग्राम है रोड सेफ्टी का, जो वर्ल्ड बैंक फाइनेंस कर रहा है, ये शुरुआत में आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में इंप्लीमेंट किया जाएगा। ये जो $250 मिलियन का लोन है, इसकी मैच्योरिटी होगी 18 साल, ग्रेस पीरियड होगा 5.5 साल। अब ओवरऑल वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन में यहां क्या आता है, वैसे तो अगर आप देखो तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में 5 ऑर्गेनाइजेशन आते हैं। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, मल्टीलेटरल गारंटी एजेंसी और इंटरनेशनल सेंटर फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ सेटलमेंट डिस्प्यूट्स, फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, ICSID। एक आपसे सवाल है, ये जो 5 वर्ल्ड बैंक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस है, इसमें से क्या कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसका इंडिया मेंबर नहीं है? अगर ऐसा इंस्टीट्यूशन है तो वो कौन सा है? तो ये जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में अगर कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसका इंडिया मेंबर नहीं है, वो कौन सा है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। प्लस एक सवाल बनता है कि वर्ल्ड बैंक एक्चुअली में क्या है। तो अगर दो ऑर्गेनाइजेशंस को आप मिला दो, IBRD को आप IDA के साथ मिला दो, तो ये बन जाएगा वर्ल्ड बैंक। और ये वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट के रिस्पेक्ट में दुनिया भर में लोन बांटता है। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन और बाकी जो है वो पैसा कमा के देते हैं। ठीक है भाई, अब आ जाते हैं रोड एक्सीडेंट पे। तो ये वर्ल्ड बैंक ने $250 मिलियन का लोन यहां पे ग्रांट किया है इंडिया स्टेट सपोर्ट प्रोग्राम फॉर रोड सेफ्टी के अंदर। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर एक नेशनल हार्मोनाइज्ड क्रैश डाटाबेस सिस्टम बनाया जाएगा। इस पर्टिकुलर डाटाबेस सिस्टम से ये एनालाइज किया जाएगा कि देश के किस हिस्से में कौन से रोड स्ट्रेच पे ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो उन रोडों को बनाया जाएगा। एम्बुलेंसेस के लाइफ सपोर्ट मैकेनिज्म के लिए भी पैसा इस पर्टिकुलर फंड में से रिलीज होगा। जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर केयर गिवर्स हैं, इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, इनको क्रैश विक्टिम्स ऑन द स्पॉट तक पहुंचाना, इसके लिए फंडिंग इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर प्रोवाइड की जाएगी। फिर जो अलग अलग स्टेट्स हैं, वो प्राइवेट फंडिंग को भी लेके आएंगे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू। देखिए क्या है, जो रोड क्रैशेस है वर्ल्ड बैंक के हिसाब से इंडियन इकोनॉमी को सालाना 5 से 7% ऑफ GDP का नुकसान पहुंचाते हैं। हर साल रोड एक्सीडेंट में इंडिया में 1.5 लाख लोगों की मौत होती है, 4.5 लाख लोग इंजोर होते हैं। तो इस सब चीजों को रोकना जरूरी है। ज्यादातर जो विक्टिम्स हैं वो पेडेस्ट्रियंस हैं या फिर साइकिल या मोटरसाइकिल चलाने वाले हैं। 84% जो फैसिलिटीज होती है ना, जो 84% लोग मरते हैं, उनकी उम्र 18 से 60 साल की है। और 70% जो क्रैश विक्टिम्स हैं वो पुअर हाउस होल्ड को बिलोंग करते हैं, गरीब तबके को बिलोंग करते हैं। तो इनको प्रोटेक्ट करना जरूरी है, इनको यहां पे आप कह लो सुविधाएं देना जरूरी है। और इसके लिए यहां पे वर्ल्ड बैंक इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को फंड कर रहा है, इंडिया स्टेट सपोर्ट प्रोग्राम फॉर रोड सेफ्टी। $250 मिलियन यहां पे रिलीज किया गया है। तो ये सारे फैक्ट्स याद रखिएगा, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। जिस पेपर 2 इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में न्यूज काम आएगी। फिर अगली न्यूज है, G7 समिट में मोदी जी ने भाषण देते हुए बोला कि जितने भी गरीब लोग हैं
इनके पास भी इक्वल राइट टू एनर्जी है। मोदी जी ने एक G7 समिट के स्पेशल सेशन में क्या बोला कि भाई क्लीन एनर्जी सेक्टर में इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है, डेवलप्ड इकोनॉमीज को भी इन्वेस्ट करना चाहिए। और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मोदी जी ने यह भी बोला कि केवल अमीर लोगों के पास ये प्रिविलेज हो कि वो एनर्जी का एक्सेस ले सकें, ये सही नहीं है। एनर्जी का एक्सेस इक्विटेबल होना चाहिए। इस समय में दुनिया भर में एनर्जी के दाम बढ़ रहे हैं जियोपॉलिटिकल टेंशंस के चलते, तो दामों को स्टेबलाइज करना जरूरी है और हर इंसान तक एनर्जी पहुंचाना जरूरी है। बेसिकली मोदी जी यहां पे दुनिया को बता रहे हैं कि अपने दिमाग में एक चीज क्लियर कर लो, इंडिया अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से एमिशंस नहीं कर रहा है। अगर देखा जाए ओवरऑल यहां पे कुछ स्टैटिस्टिक भी है, हम 17% ग्लोबल पॉपुलेशन का है, लेकिन हमारे ग्लोबल कार्बन एमिशंस केवल 5% है। इन डेवलप कंट्रीज को क्या लगता है कि इंडिया गरीब है, इंडिया अपने एमिशंस को और कम करे। इंडिया बोलता है कि तुम पहले अपने गिरेबान में झांक के देखो, तुम कितनी पावर कंज्यूम करते हो, और हमारा पर कैपिटा एमिशन देखो। तो हमारा पर कैपिटा एमिशन कम है, मतलब ऑलरेडी हम कम एमिशंस इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमारे देश के गरीबों के पास भी ये हक है कि वो एनर्जी इस्तेमाल कर सकें। तो ये जो G7 की अमीर कंट्रीज आके बार बार इंडिया को लेक्चर देती रहती हैं कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम करो कम करो, तुम पहले अपनी ही कम करो। ये यहां पे मोदी जी ने बोला सेशन में, जिसका नाम था इन्वेस्टिंग इन अ बेटर फ्यूचर, क्लाइमेट एनर्जी हेल्थ। G7 में एक स्पेशल इन्वाइटी की तरह इंडिया गया है। इंडिया के साथ साथ साउथ अफ्रीका, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल को भी स्पेशल इन्वाइटी की तरह यहां पे बुलाया गया। फिर ओवरऑल यहां पे ओवरऑल G7 कंट्रीज की तरफ से भी स्टेटमेंट आया है कि रशियन ऑयल नहीं बिकना चाहिए। इंडिया के ऊपर ऑब्वियस सी बात है प्रेशर आया, चाइना के ऊपर प्रेशर आया। इंडिया ने यह भी बोला है कि आज की डेट में क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया के अंदर। हम इन G7 कंट्रीज की रिसर्च, इनोवेशन और मैन्युफैक्चरिंग की कंपनीज को न्योता देते हैं कि आप इंडिया के अंदर आइए, इंडिया के अंदर ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करिए। लॉन्ग टर्म में टेक्नोलॉजीज आपको फायदा ही देंगी, इंडिया को भी फायदा देंगी, पूरी दुनिया को यहां पे फायदा देंगी। तो ये ओवरऑल यहां पे मोदी जी ने बोला है। मोदी जी ने बोला जो इंडिया की स्टाइल है, लाइफ स्टाइल है, वो एनर्जी इंटेंसिव नहीं है। हम हमेशा नेचर के साथ कोहैबिटेशन में रहे हैं और आगे भी रहेंगे। आपने ही ज्यादा कार्बन बैलेंस को इस्तेमाल किया, हालांकि बहुत क्रूडली ये नहीं बोला है मोदी जी ने, बट स्टेटमेंट का जो मतलब है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को यहाँ पे मिल चुका है। जिस पेपर 2-3 एनर्जी क्राइसिस और ग्लोबल ग्रुपिंग में न्यूज काम आएगी। फिर G7 कंट्रीज ने यहाँ पे बोला कि जो हो सका वो यूक्रेन की मदद के लिए हम लोग करेंगे। ये जो ग्रुप ऑफ 7 मेजर डेमोक्रेसीज हैं जो जर्मनी में मीट कर रही थी, इन्होंने बोला है कि रशिया के ऊपर और प्रेशर डाला जाएगा, व्लादिमीर पुतिन की सरकार के ऊपर, बेलारूस की सरकार के ऊपर और प्रेशर डाला जाएगा। ये जो पुतिन आके यूक्रेन की टेरिटरी कब्जा रहा है, इसको कब्जा के बैठ गया, तो हम फ्यूचर के लिए क्या लेसन छोड़ रहे हैं। तो कल की डेट में चाइना भी ताइवान के ऊपर अटैक करेगा, कोई कहीं पे अटैक करेगा, कुछ भी कब्जाने की कोशिश करेगा, तो ये हम नहीं होने देंगे। जितना हो सकेगा हम यूक्रेन की मदद करेंगे, G7 कंट्रीज ने बोला है। यूएस ने यह बोला है कि वो एक वेपन्स पैकेज यूक्रेन के लिए डिसाइड कर रहे हैं, जिसमें लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को प्रोवाइड किए जाएंगे, और यही एयर डिफेंस सिस्टम वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने दुनिया भर से मांगे थे। यूक्रेन को काफी रिवर्सेस देखने को मिल रहे हैं। सेवेरिडोनेत्स नाम का एक शहर है जो कि यूक्रेन के हाथ से निकल चुका है, रशिया के पास जा चुका है, और इसके पास एक और शहर है लिस्चांस्क। यहां पे रशिया ने अपने अटैक को बहुत तेज कर दिया। कैटेस्ट्रॉफिक डैमेजेस हो रहे हैं। यूक्रेन की सिविलियन आबादी से बोल दिया गया कि आप इस पर्टिकुलर इलाके से बाहर निकल जाइए। ये जो पर्टिकुलर इलाके है लिस्चांस्क, इंडस्ट्रियल डॉनबास रीजन का जो लुहांस है, लुहांस आधा है, और लुहांस का सबसे बड़ा शहर है लिस्चांस्क। तो लिस्चांस्क अगर रशिया जीत जाता है, डेफिनेटली इट विल बी अ बिग सेटबैक फॉर यूक्रेन। जो जनरल स्टाफ है यूक्रेन की आर्म फोर्सेस का, उनका यह बोलना है कि रशियंस कोशिश कर रहे हैं कि लिस्चांस्क नाम के शहर को बाकी यूक्रेन से यहां पे कट ऑफ कर दिया जाए। ईस्टर्न अगर आप यूक्रेन की बात करो, तो यहां पे ये जो पूरा का पूरा डॉनबास का इलाका है, जिसके ऊपर धीरे धीरे कब्जा करने की कोशिश कर रहा है रशिया। जैसे कि ये जो सेवेरोदोनेत्स से इसके ऊपर कब्जा कर लिया, अब लिस्चांस्क के ऊपर अटैक कर रहा है। ये पर्टिकुलर इलाका, ये वाला जो है, ये अभी यूक्रेन के अंदर है, बट रशिया इसको पूरा जीतना चाहता है। क्रिमिनल पेनिनसुला रशिया ले ही चुका है, खैरसॉन ले ही चुका है। इतना इलाका आप कह सकते हो यूक्रेन का रशिया कब्जा चुका है। तो एक बड़ा स्ट्रेच साउदर्न यूक्रेन में और ईस्टर्न यूक्रेन में रशिया कब्जा चुका है। कीव में भी बमबारी यहां पे हो रही है, बट ओवरऑल कीव को कब्जाने की कोशिश नहीं कर रहा रशिया। पहले रशिया ने कोशिश की थी, बट ओवरऑल रशिया पुल बैक कर चुका। तो यूक्रेन का एक बड़ा चंक यहां पे खाने के मूड में घूम रहा है रशिया, और कहीं ना कहीं सक्सेसफुल भी हो रहा है। यूएस डिफेंस ऑफिशियल का बोलना है कि रशिया ने 60 स्ट्राइक्स की हैं यूक्रेन के ऊपर इस पर्टिकुलर वीकेंड में। ओवरऑल वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की यहां पे डिमांड है कि ज्यादा वेपन्स प्रोवाइड किए जाएं, यूक्रेन को एक्सपोर्ट करने की परमिशन दी जाए, ग्रेन्स। G7 कंट्रीज ने यूक्रेन को प्रॉमिस किया कि हम रशिया के फाइनेंस को बढ़ने नहीं देंगे, रशियन तेल के कैप प्राइसेस को कम करवाएंगे। मतलब रशिया जो थोड़ा बहुत ऑयल इंटरनेशनल मार्केट से बेच रहा है, उसके दाम को कम कराएंगे ताकि रशिया को पैसा ना मिले। G7 कंट्रीज ने रशिया के गोल्ड एक्सपोर्ट को भी यहां पे बैन करवा दिया है।
$29.5 बिलियन की एड यहां पे यूक्रेन को मिलेगी यूएस की तरफ से। ये सब कुछ प्रोमिसेस अभी G7 कंट्रीज के द्वारा किए गए हैं। फिर अगले आर्टिकल चलते हैं। नाटो ने बोला है कि वो अपनी रिस्पांस फोर्स को 40,000 से बढ़ा के 3 लाख करेंगे। जो रैपिड रिएक्शन फोर्स है नाटो की वो है लगभग 40,000। नाटो का बोलना है कि हम इसको 3 लाख करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें अपने स्पेसिफिक एलाइज को डिफेंड करना है। स्पेसिफिक एलाइज को डिफेंड करने के लिए अगर फोर्सेस डिप्लॉय करने पड़े तो हमारी फोर्सेस ज्यादा होनी चाहिए। तो 40,000 से बढ़ा के 3 लाख प्लस ओवरऑल नाटो में अब ये एक व्यू पॉइंट उठ रहा है कि भाई टर्की जैसी कंट्रीज है जो कि नाटो के कंबाइंड एरिया को अफेक्ट कर रही है, कहीं ना कहीं रशिया के यूक्रेन इन्वेजन को ओपनली क्रिटिसाइज करें। नाटो में एक और बातचीत हो रही है कि भाई 2 कंट्रीज फिनलैंड और स्वीडन ये नाटो ज्वाइन कर ले, लेकिन इसको ओपनली अपोज कर रहा है टर्की। बीच में कुछ ऐसे व्यू पॉइंट आपको सुनने में मिल रहे होंगे कि भाई ये जो टर्की है ये नाटो के लिए एक लायबिलिटी हो चुका है। नाटो के कंबाइंड एजेंडा को टर्की डिफीट कर रहा है अपने डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए। जैसे फिनलैंड और स्वीडन की जब नाटो में बात करने की बात आई तो टर्की के प्रेसिडेंट रसेप तैयब अर्दोगन ने क्या बोला कि ओवरऑल कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के लोग, जिसको टर्की टेररिस्ट मानता है, इनको पनाह दी है किसने? स्वीडन और फिनलैंड ने। इनफैक्ट इसी वर्कर्स पार्टी के लोग टर्की में जो कूप अटेम्प्ट हुआ था 2016 में उसमें इन्वॉल्व थे। तो ये जितने भी पीकेके के मेंबर्स को पनाह दे रखी है फिनलैंड स्वीडन ने, इसको पहले एक्स्ट्राडाइट करे। सीरियन कुर्डिश एजेंडा को फिनलैंड स्वीडन ना सपोर्ट करे, इनके मेंबर्स को फिनलैंड स्वीडन ना सपोर्ट करे, ऐसी कुछ गारंटीज यहां पे रेसिप तैयब अर्दोगन ने फिनलैंड और स्वीडन से मांगी है। फिनलैंड स्वीडन के लीडर्स ओवरऑल अर्दोगन के साथ बैठ के बातचीत करेंगे। इस बीच में अगर आप देखो तो जो कंबाइंड स्टैंड रहा है नाटो का टुवर्ड्स दिस यूक्रेन एंड रशिया क्राइसिस, वो टर्की की वजह से टूट रहा है, वो टर्की की वजह से कमजोर पड़ रहा है। तो इस बात को लेकर बहुत सारे जो मेंबर्स हैं नाटो के, वो टर्की को एज अ लायबिलिटी भी यहां पे देख रहे हैं। तो आगे क्या निकल के आता है क्या नहीं निकल के आता है देखते हैं। हालांकि नाटो कोशिश कर रहा है कि अपने स्ट्रेटेजिक कंसेप्ट को और डिटरेंट बनाए, अपनी रैपिड रिएक्शन फोर्स को और बढ़ाए, रशिया के प्रति और ज्यादा अगेंस्ट वोकल हो। अब इसमें टर्की कितना सपोर्ट करता है वो आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा। अभी के लिए नाटो में 30 मेंबर्स हैं। 1949 में जब नाटो बना था तो 12 फाउंडिंग मेंबर्स थे। उसके बाद मेंबर्स जुड़ते गए, जैसे 1952 में तुर्की और ग्रीस जुड़ा, अब टर्की को तुर्की बोलते हैं। फिर जर्मनी जुड़ा 1955 में, चेक रिपब्लिक, हंगरी, पोलैंड जुड़ा 1999 में, स्पेन 1982 में। अभी के लिए टोटल 30 मेंबर्स हैं नाटो के। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस ओरिजिनल ग्रुपिंग में न्यूज आपको काम आएगी। जो लेटेस्ट एडिशन है नाटो की लिस्ट में वो है नॉर्थ मैसेडोनिया, 2020 में जुड़ा था। उससे पहले मॉन्टेनीग्रो 2017 में, उससे पहले अल्बेनिया, क्रोएशिया 2009 में। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस और रीजनल ग्रुपिंग्स में न्यूज काम आएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आज के करंट अफेयर्स के डिस्कशन में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग साथ लेक्चर को शेयर करें। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स।